बहुत बहुत नमस्कार बच्चों। मैं आपका अपना मास्टर अजय यादव आप लोगों का जोरदार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। एक बार हम ये देख लेते हैं कि इससे पहले हम क्या कवर कर चुके हैं। तो बच्चे, इससे पहले हमने पढ़ा है मोशन। मोशन चैप्टर हमने करीब 4 से 5 लेक्चर में कवर किया है और वो हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है। और आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं फोर्स के बारे में और लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ये दोनों ही चैप्टर हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आज का लेक्चर हमारा क्या होने वाला है। क्लियर है बच्चों? तो आप सभी पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइए और आज का लेक्चर बड़ा शानदार होने वाला है आप लोगों के लिए। तो तैयार रहिए और हमारे साथ सीखते रहिए फिजिक्स। इजी एकेडमिक्स पे आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है बच्चों। तो आइए आज हम पढ़ते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और लेक्चर नंबर 1। क्लियर बात? तो फोर्स और लॉज ऑफ मोशन अगर फिजिक्स के सिलेबस की बात की जाए तो सेकंड चैप्टर में आता है। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। क्लियर बात? सेकंड चैप्टर है फिजिक्स में। अगर फर्स्ट चैप्टर को हम मान लिया जाए मोशन, तो सेकंड चैप्टर के तौर पर हम देखते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लेक्चर में बच्चे हम जो पढ़ते थे वो हम पढ़ते थे स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ मोशन, इन सब के बारे में देखते थे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं फोर्स और उसके इंपैक्ट के बारे में। क्लियर बात? तो बच्चे आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का लेक्चर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए, सबसे पहले कहानी आती है फोर्स की कि फोर्स क्या होता है। तो आप अपनी डेली लाइफ में आप कभी ग्राउंड में खेलने जाते होंगे या जो भी काम करते हो, आप किसी चीज पे क्या करते हो, पुश या पुल लगाते हो, उसी को बोला जाता है फोर्स। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल लग रहा है जो उस ऑब्जेक्ट की या तो स्टेट को चेंज करे या उसके डायरेक्शन को चेंज करे, तो उसको हम बोलते हैं फोर्स। अब स्टेट और मोशन और डायरेक्शन, तीन चीजें आई है। अब देखो कैसे पुश और पुल की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट पे मैंने एक पुश लगाया और वो पुश या तो वो चीज रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाना चाह रहा है, या मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाना चाह रहा है, या उसका डायरेक्शन बदलना चाह रहा है, तो ऐसे पुश और पुल को क्या बोला जाता है? फोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोर्स। तो आप कभी ऐसे इतने शानदार स्टेडियम में आप कभी खेलने गए होंगे, आप अपने स्कूल में खेलने गए होंगे, तो आप लोगों को ऐसे स्टेडियम में आपने देखा होगा कोई बच्चा होता है कि देखो इस कैरेट को खींच रहा है जिसमें फुटबॉल भरी है, तो वो एक तरीके से पुल कर रहा है। ठीक है, या कोई फुटबॉल को किक लगा रहा है। क्लियर बात? तो क्या करे, देखो ये फुटबॉल जो हमारी रेस्ट में थी, अब ये इस पे पुल यानी किक लगाकर उसका जो स्टेट है उसको चेंज कर रहा है, यानी वो रेस्ट में है तो उस स्टेट को चेंज करना चाह रहा है। तो ऐसी चीज को बोला गया है क्या? फोर्स। तो देखो ध्यान से देखिए, मेरी बात को बच्चे ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। तो फोर्स मेरे पास क्या हुआ? ए पुल और ए पुश एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। क्या कहलाता है? फोर्स। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई पुश या पुल लगता है और वो पुश और पुल उस ऑब्जेक्ट की या तो स्टेट को चेंज करे या डायरेक्शन को चेंज करे, तो उसको बोला जाता है फोर्स। जैसे आप एक शानदार ग्राउंड में, आपको एक ग्राउंड दिख रहा होगा, इसमें देखो एक बच्चा है, ये वाला बच्चा मैं मान लेता हूं, ये बच्चा इसको क्या कर रहा है? इसको पुल कर रहा है। क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। कैसे? यहां पे फोर्स लगाकर। ऐसा इस यहां पे जो इसने पुल किया ना, इसी को क्या बोला जाता है? फोर्स। अब ये फोर्स क्या कर रहा है? इसके स्टेट को, जैसे मान लीजिए ये मेरा रेस्ट पे था, तो इसके स्टेट को चेंज करना चाह रहा है। क्या चाह रहा है? इसके स्टेट को चेंज करना चाह रहा है। यहां पे देखो, यहां पे फुटबॉल है, ये बच्चा है, ये बच्चा इस फुटबॉल को क्या करेगा? किक करेगा। तो किक करेगा तो क्या होगा? ये फुटबॉल मेरी किस में थी? रेस्ट में थी। तो ये रेस्ट में जो है ये इसके क्या कर देगा? इसके स्टेट को चेंज कर देगा। क्या कर देगा? इसके स्टेट को चेंज कर देगा। तो कोई भी पुश और पुल जो स्टेट को चेंज करे या डायरेक्शन को चेंज करे, उसको बोला जाता है फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चे? फोर्स। अब कहानी आती है, सर फोर्स होता क्या है और डिटेल से बताइए। देखिए, अब अगर मैं फोर्स की मैं बात करूं बेटा, तो देखो फोर्स को सबसे पहली बात तो की जाए, फोर्स देखो फोर्स क्या चीज है भाई, ये बताइए। एक तो पुश और पुल हो गया। दूसरी बात अगर बात की जाए फोर्स, तो फोर्स में हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। एक तो डिस्कस करेंगे उसका मैग्नीट्यूड और एक हम डिस्कस करेंगे उसका डायरेक्शन। याद रहे जो मैं बोल रहा हूं आप लोग नोट कर लीजिए। फोर्स के बारे में दो चीजें हम डिस्कस करते हैं, एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन,
प्लस एक शानदार चीज और आती है जिसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तीसरी चीज बोल लेते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, इसका मतलब सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि फोर्स जो मेरे पास है वो कैसी क्वांटिटी हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गया भैया। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर क्यों है? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास क्या है? डायरेक्शन भी है, दोनों चीजें हैं। ऐसी चीज को हम क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं भाई? ये कैसी क्वांटिटी है? मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी। जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो और वेक्टर लॉज को फॉलो कर ले, उस क्वांटिटी को बोला जाता है क्या? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा भैया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात है इसकी मैं कर लेता हूं, वो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इसकी एसआई यूनिट। तो बच्चा इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट इसकी क्या होती है? तो प्यारे बच्चों, फोर्स की एसआई यूनिट जो मेरे पास होती है वो होती है न्यूटन। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल एन से। ठीक है। अब सर अगर ऐसा यूनिट हो गई तो सीजीएस यूनिट भी आएगी। क्या बच्चे? सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट का मतलब जिसमें हम मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। क्लियर बात? तो अगर मैं फोर्स की कहानी देखूं यहां पे, तो अगर मैं बात करूं सीजीएस यूनिट की, किसकी बात करूं? सीजीएस। तो सीजीएस यूनिट इसकी होती है भैया डाइन। ठीक है, ये सीजीएस यूनिट है। अब सर इसका मतलब न्यूटन में और डाइन में रिलेशन बता दीजिए। क्या ये क्वेश्चन सर बार बार पूछा जाता है? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये जो क्वेश्चन है ना कि रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, ये रिलेशन है, ये बार बार पूछा जाता है। और क्या रिलेशन होता है बेटा? कि जो 1 न्यूटन होता है मेरा, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। इसका मतलब सर हर उसमें पूछा जाएगा, बिल्कुल हर एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 न्यूटन मेरा किसके इक्वल होता है। अब आप छोटे छोटे बच्चे हो तो कई बार आप क्या करते हो? छोटी छोटी गलतियां कर देते हो। क्या? अब देखो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन है, तो कई बार आपसे क्या पूछ लिया जाता है कि 1 डाइन पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? 1 डाइन। तो 1 डाइन मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? 10⁵ न्यूटन के। तो ये जो सिंपल सिंपल से फंडे हैं, ये वाले, इन छोटे छोटे फंडे को हमें याद रखना है। क्लियर बात? क्लियर बात? देखो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं, आराम से देख लीजिए। सबसे पहले हमने पढ़ा फोर्स होता क्या है, क्योंकि आज का लेक्चर, आज का टॉपिक, आज की कहानी प्यारे बंधु जिस पे है वो कहलाता है फोर्स। और उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? उस फोर्स को बोलेंगे ए पुल और पुश एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक पुश और पुल लगता है जो उसके स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन या उसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है, उसको प्यारे बच्चे बोला जाता है फोर्स। अब अगर फोर्स की पीएचडी हमने करने स्टार्ट की तो तीन चीजें निकल के आई। क्या? कि सर फोर्स के पास मैग्नीट्यूड होता है, बिल्कुल होता है। फोर्स के पास डायरेक्शन होता है, भैया बिल्कुल डायरेक्शन होता है। सर एक चीज और बता दिया आपने, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है फोर्स में। यानी मतलब ये ऐसा नहीं है कि वेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी जरूरी होता है किसमें? फोर्स में। किसमें? फोर्स में। कैसे? कैसे भैया? सर ये बता दो कैसे। जैसे ये रिमोट है, ठीक है, ये रिमोट है। अब इस रिमोट को मैं यहां से धक्का लगाऊंगा तो क्या होगा? रिमोट आगे चलेगा। क्लियर बात? अच्छा, इधर से सेम अमाउंट का फोर्स मैंने इधर से लगाया तो ये रिमोट इधर चला। तो देखो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा था, डायरेक्शन बदलने से मोशन बदल गया। पहले इधर जा रहा था, अब इधर जा रहा है। अब वही फोर्स सेम मैग्नीट्यूड को मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाया, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाऊंगा तो क्या करेगा? चलेगा, घूमेगा। देखो सेम मैग्नीट्यूड था और नीचे वाले फोर्स की और इस वाले की डायरेक्शन क्या थी? सेम थी। मैग्नीट्यूड भी सेम था, डायरेक्शन भी सेम थी, पर इफेक्ट अलग अलग आया। इसका लगाने से, नीचे लगाने से क्या आगे चला? मतलब अगर ये ऐसे होता तो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाया तो ये घूमा। तो यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? घुमाना इफेक्ट, यानी रोटेशनल इफेक्ट के लिए। और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से चेंज होता है ना, टॉर्क आता है। क्या आता है? टॉर्क। वो हम आगे बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं। क्लियर बात? तो बच्चों आज की जो कहानी है फोर्स के बारे में वो हम लोगों ने देख ली है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो सबसे पहले जो आता है, सबसे जो प्यारा टॉपिक इसमें, वो आता है इनर्शिया एंड फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। देखो सबसे पहले ये डिस्कस करने से पहले हम एक बार
एक बार फोर्स की कहानी देख लेते हैं। फोर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। ये जो फोर्स है ना, अब आप एनसीईआरटी उठा के भी देखोगे ना, तो फोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू 9th। क्या डिवाइड किया है वो देख लीजिए बच्चे। एक तो हमें बोला गया है बैलेंस्ड फोर्स, हालांकि ये आगे आएगा एक बार और, फिर मैं बता देता हूं। एक तो होता है बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। दूसरा मेरे पास जो है बेटा वो आता है अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी फोर्स के दो टाइप हुआ, वन इज बैलेंस्ड एंड सेकंड वन इज अनबैलेंस्ड। सर कहानी क्या है, कहानी क्या है, एक एक करके पढ़ते हैं। सर पहले हम पढ़ लेते हैं बैलेंस्ड की कहानी। किसकी कहानी पढ़ लेते हैं? बैलेंस्ड की। बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अब बैलेंस फोर्स क्या होता है कि किसी भी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है, अगर नेट फोर्स जीरो आ जाए, यानी दो अगर अपोजिट साइड से लग रहा है तो दोनों फोर्स का इक्विवेलेंट जो आए वो जीरो आ जाए, उसको बोला जाता है बैलेंस फोर्स। कैसे? जैसे मान लीजिए बेटा ये वाला मेरे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे मैंने इधर से क्या लगा दिया? 5 न्यूटन। अच्छा न्यूटन क्या है भैया? फोर्स की ऐसा यूनिट। इधर से भी मैंने क्या लगा दिया? 5 न्यूटन। तो ये वाला क्या हो, देखो इस ब्लॉक पे इधर से लगा 5, इधर से भी लगा 5, तो ये क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड फोर्स। क्या कहलाएगा? बैलेंस फोर्स। देखो नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। अब अगर मैं यहां से बात करूं इसके ऊपर, तो एफ नेट की बात की जाए, यानी नेट फोर्स इसके ऊपर क्या आ जाएगा? जीरो, ठीक है। यानी बैलेंस्ड फोर्स का मतलब अगर किसी बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं और वो बैलेंस्ड है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है बैलेंस्ड फोर्स। अब कहानी आती है मेरे प्यारे बच्चों, अब जो कहानी है वो है अनबैलेंस्ड की। तो सर अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या हुआ? अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं होगा, उसको अनबैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। सर कैसे? जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या है? एक ब्लॉक है, ठीक है। अब इस मान लीजिए ए ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे इधर से फोर्स लगा कितना? 6 न्यूटन, और इधर से मान लीजिए लगा कितना? 4 न्यूटन। तो बच्चे ध्यान से देखिए, इस बॉडी पे इधर से लग रहा है 6, इधर से लग रहा है 4, तो क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं भैया, अनबैलेंस्ड है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है। क्लियर बात? तो यहां पे क्या आ गया? ये मेरे पास ये किसका एग्जांपल हो गया? अनबैलेंस्ड फोर्स का। कि किसी भी बॉडी के ऊपर जब इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स, इक्वल भी क्या, ऐसे नेट फोर्स, यहां पे अगर मैं बात करूं तो नेट फोर्स मेरा क्या है? जीरो के इक्वल नहीं है। तो इस केस को क्या बोला जाता है? अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या बोला जाता है बच्चे? अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर बात? तो ये तो फोर्स का कैटेगराइजेशन हो गया आपका किसके बिहाफ पे? एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में आप देखोगे ना तो ये बैलेंस और अनबैलेंस की कहानी है, ठीक है। बैलेंस और अनबैलेंस की कहानी है एनसीईआरटी में, देखें तो। अब सर थोड़ा सा एडवांस कहानी सुनाइए हमें, फोर्स की थोड़ी सी एडवांस कहानी। तो बेटा फोर्स की थोड़ी सी अगर एडवांस कहानी पे जाओगे, ठीक है, थोड़ा सा हम एडवांस जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? थोड़ा सा एडवांस, ठीक है। तो एडवांस कहानी में जाएंगे ना, तो बेटा जो फोर्स है इसको हमने दो सेक्शन में, एक को बोला जाता है फील्ड फोर्स और एक को बोला जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स। सर ये फील्ड फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स की क्या कहानी होगी, जरा ये डिटेल में बता दीजिए। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स तो देखो ऐसी कहानी होगी कॉन्टैक्ट फोर्स की, ऐसे फोर्स जो आपस में कॉन्टैक्ट में आने की वजह से लग रहे होंगे, उन फोर्स को क्या बोला जाता है? कॉन्टैक्ट फोर्स। और फील्ड फोर्स, जो फोर्स किसी दो बॉडी के कॉन्टैक्ट में आने की जरूरत नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं? फील्ड फोर्स। तो सबसे पहले यहां पे देख लेते हैं कहानी किसकी? फील्ड फोर्स की। देखो फील्ड फोर्स क्या हो जाएंगे? जैसे मान लीजिए आगे चल के पढ़ेंगे हम। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या हो गया? मास m1, ये मास क्या हो गया? m2। तो क्या ये पास में कांटेक्ट में आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे, तब भी इनके बीच में एक फोर्स लगेगा। इनके बीच में जैसे r डिस्टेंस है तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा Gm1m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। सर ये फोर्स कहां पे पढ़ेंगे?
जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे ना तब ये कहानी आएगी। ठीक है, तो क्या ये दोनों बॉडी कांटेक्ट में आई? क्या नहीं। जैसे अपना सन और अर्थ कांटेक्ट में आ रहे हैं क्या? नहीं, दूर दूर है। सन कहीं और है, अर्थ कहां है, कितनी दूर है। देखो मून और अर्थ है, मून और अर्थ है ना, दूर दूर है, लेकिन इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है भैया। और वो क्या ये दोनों बॉडी कांटेक्ट में? नहीं। तो ऐसे फोर्स को क्या बोला जाता है? फील्ड फोर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरा एग्जांपल लिया जाए तो ये कौन सा फोर्स हो गया? ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा मैं बात करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? यहां पे अगर मैं देखूं तो ये वाला चार्ज हो गया Q1, ये वाला चार्ज हो गया Q2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया R। तो इन दोनों के बीच में फोर्स लिखा जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर। इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या क्या ये दोनों, ये जो चार्ज है, क्या ये दोनों कांटेक्ट में आए? नहीं। अरे सर, ऐसा ही हमने एक्सपेरिमेंट किया था। कोम को रब कर रहे थे सर पे और पेपर को उठाने की कोशिश कर रहे थे। सर पेपर और कोम कांटेक्ट में नहीं आ रहे थे, तब भी जो मेरा पेपर था वो उठ जा रहा था, क्योंकि कोम उस पेपर पे फोर्स लगा रहा था और दोनों कांटेक्ट में नहीं थे। तो ऐसे फोर्स को बोला जाता है प्यारे बच्चों फील्ड फोर्स। यानी जब फोर्स लगने के लिए बॉडी आपस में कांटेक्ट में ना आए, दूर से ही फोर्स लग जाए, उनको बोला जाता है फील्ड फोर्स। तो सर इसका मतलब कांटेक्ट फोर्स हम समझ गए। कांटेक्ट फोर्स का तो मतलब ये हो गया कि जब मेरी बॉडी किस में आ जाए? कांटेक्ट में आ जाए। किस में आ जाए? कांटेक्ट में आ जाए। ऐसे फोर्स को बोला जाएगा कांटेक्ट फोर्स। सर एग्जांपल के तौर पे सर टेंशन, सर टेंशन सर स्ट्रिंग लेंगे और एक स्ट्रिंग को मैंने खींच दिया, तो स्ट्रिंग को अगर मैंने खींच दिया तो उसके अंदर क्या है? एक टेंशन आया फोर्स, और वो फोर्स सर कांटेक्ट में आने की वजह से आया। दूसरी अगर मैं बात करूं तो फ्रिक्शन, सर फ्रिक्शन फोर्स भी तभी आएगा तब मेरी दो बॉडी किस में होगी? कांटेक्ट में। सर मैं चल रहा होता हूं फर्श में, तो सर फ्रिक्शन फोर्स लगता है, क्योंकि मेरे पैर की जो स्लीपर्स हैं और जो फ्लोर है उनके बीच में कांटेक्ट है, और कांटेक्ट आने की वजह से ही फोर्स आता है। क्लियर बात? अब सर एक एग्जांपल और बात कर ले तो सर नॉर्मल रिएक्शन, तो सर नॉर्मल रिएक्शन भी तो कांटेक्ट में आने की वजह से ही होता है। तो सर हाँ जी। तो सर अगर एनसीईआरटी में आ गया, यानी बोर्ड में आ गया कि टाइप्स ऑफ फोर्स, तो मुझे कौन सी कहानी लिखनी है? तो बेटा अगर बोर्ड में आ गया तो आपको कहानी लिखनी है बैलेंस और अनबैलेंस की। लेकिन कोई आ गया आपसे कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में, एनटीएससी वगैरह में, तो ये कहानी भी आपसे पूछी जा सकती है जो मैं यहां पे बता रहा हूं। क्लियर बच्चों? तो ये छोटी छोटी कहानी है फोर्स के बारे में, ये आप लोगों को याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्त, प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं इनर्शिया के बारे में। क्या है इनर्शिया? सर इनर्शिया पढ़ लेते हैं। सर इनर्शिया और फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है। देखो सबसे पहले जो इनर्शिया है ना, इनर्शिया, ये देख इनर्शिया का जो बेसिकली मतलब है बेटा, वो है टू रेजिस्ट द चेंज। इनर्शिया का जो मीनिंग है वो, शांति से अगर मैं मीनिंग देखूं, टू रेजिस्ट द चेंज। टू रेजिस्ट द चेंज, यानी टू रेजिस्ट द चेंज का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए, अगर कोई बॉडी ऐसे घूम रही है तो उसी डायरेक्शन में रहना चाहिए जिस डायरेक्शन में वो चल रही है। यानी अगर रेजिस्ट करता है किसी भी चेंज को, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इनर्शिया। और आज जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, जिसको हम इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं। वो कहानी क्या होती है वो देखनी है। तो देखो ये दो जो है ना बूढ़े बूढ़े आप लोगों को, ये चच्चा जो आपको दिख रहा है, ये चच्चा दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले चच्चा, तो रुक जाओ एक सेकंड। ये पिंक पिंक दाढ़ी वाले जो चच्चा हैं, ये वाले चच्चा, ये वाले, और एक ये वाले चच्चा, इस चच्चा की, ठीक है। इन चच्चा ने क्या बोला? ये जो चच्चा दिख रहे हैं ना, इस चच्चा ने बोला रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। ये जो रेस्ट है वो नेचुरल स्टेट है। फिर ये जो भैया थे गैलीलियो, ये बड़े शानदार थे। क्या थे?
इनका बचपन से इंटरेस्ट रहा था मैथ्स में, इंटरेस्टेड इन मैथ, बचपन से इंटरेस्ट। इनके फादर साहब चाहते थे मेडिकल डॉक्टर बने, फिर इन्होंने एडमिशन ले भी लिया था मेडिकल में, बट जहां इंटरेस्ट है ही नहीं भैया, मैथ्स में इंटरेस्ट था, मैथ्स। फिर इन्होंने पेरिस वेरिस में मैथ्स में लिया, फिर वहां पे ये बने, वहां पे इन्होंने एक बुक भी लिखी। फिर कहानी स्टार्ट होती है। पहले इनका इंटरेस्ट था मैथ्स में, मेडिकल में एडमिशन लिया, बहुत जल्दी इनको एहसास हो गया भाई ये हमारे काम का चीज नहीं है। क्लियर बात। फिर फिर अगर इन्हें एहसास हो गया था तो फिर इन्होंने बाद में बोला, इन्होंने क्या बोला कि देखो रेस्ट इज नॉट द नेचुरल स्टेट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। कारण कहानी देखो, अगर यहां पे इनिशियली मैं यहां पे छोड़ दूं तो यहां पे रेस्ट नहीं है, ठीक है, नेचुरल स्टेट नहीं है। अगर यहां पे देखो ये फाइनल हाइट है ये वाला, तो इनके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे। ये बात, इन्होंने हमारी जिंदगी नर्क बना दी इन साइंटिस्टों ने, वरना मस्त जंगल में घूम रहे होते, आनंद आ रहा होता, पर नहीं। अब जैसे अब फ्रिक्शन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, अब मुद्दे पे आते हैं हम, न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। ये भैया पेड़ के नीचे बैठे थे मस्त, देखो यार ऐसे बैठा था बेचारा, ये बैठे हैं न्यूटन भाई साहब, ये चच्चा बैठे थे यहाँ। अब यहां से एप्पल गिरा, अरे भाई साहब खा लेता यार, और हिंदुस्तान होता ना तो पक्का ये देख रहा होता कि किसी ने देखा तो नहीं है, चुप से बैग में रख लेता। पर बेचारा बाहर पैदा हुआ था, और पाकिस्तान में पैदा होता ना तो बम गिरने से पहले, मतलब बम फटता बाद में, पहले ये फट जाते, वहां एप्पल की जगह बम गिरता, उसको खाता तब पता चलता। चलो भैया, अब इसने क्या कहानी बोली, बहुत परेशान किया इसने। वो एप्पल गिरने वाला तो इसने ग्रेविटेशन में दिया था, यहाँ पे देख लेते हैं क्या किया था। न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है, ए बॉडी इज रेस्ट विल बी रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। सर कुछ समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी कांस्टेंट स्पीड से, कब तक, जब तक उसके ऊपर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इसका मतलब तो क्या हुआ कि सर एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं जीरो कर दूं, एक्सटर्नल फोर्स मेरा क्या हो गया जीरो, तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर मोशन में थी तो वो उसी कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहेगी। तो सर वही कहानी तो आपने स्टार्टिंग से समझाई थी, किसी बॉडी का जो स्टेट ऑफ मोशन, डायरेक्शन, ये सब चेंज करने में फोर्स का काम होता है, ठीक है। तो इन द बोला ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ए बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। अच्छा अनबैलेंस्ड क्यों बोला, यहां पे बैलेंस क्यों नहीं बोला, अगर बैलेंस बोल देता तो नेट फोर्स जीरो हो जाता ना, ठीक, नेट फोर्स क्या हो जाता है जीरो, और अगर जीरो हो गया तो फिर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। तो अगर बॉडी, अगर नेट फोर्स क्या है जीरो, तो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा उसी स्पीड से। यानी अगर मुझे स्टेट चेंज करना है, स्पीड चेंज करनी है, तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। कैसा फोर्स, अनबैलेंस्ड। ये कहानी सुनाई किसने, हमारे न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। अब देखो कहानी, अब इसी को क्या बोला गया, लॉ ऑफ इनर्शिया बोला गया। कैसे, हमने क्या पढ़ा था, इनर्शिया क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज, चेंज को अपोज करे उसी को बोला जाता है इनर्शिया। कैसे, अब यहां से कहानी देखिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट आ गया। सबसे पहले तीन टाइप के इनर्शिया देखो, मैं इनर्शिया की कहानी अगर मैं बात करूं भैया, इनर्शिया यहां से यहां पे ये वाला, अगर हम बात करते हैं इनर्शिया, ठीक है, तो इनर्शिया तीन टाइप के होंगे, रेस्ट ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोल दो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरी कहानी अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो दूसरी कहानी है इनर्शिया ऑफ मोशन।
अगर तीसरी कहानी हम बयां करें तो मेरी है भैया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 कहानी। यानी सर क्या है इसका मतलब कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, उसको बोला जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी। अगर कोई बॉडी किसी डायरेक्शन को फॉलो कर रही है तो उसी डायरेक्शन को फॉलो करना चाहेगी, इसको बोला जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब आ जाओ सर मुद्दे पे। जैसे बेटा ये है, ये फुटबॉल है, ये वाली फुटबॉल, ये वाली किस में है मेरी रेस्ट में, तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगी। कब तक? कब तक? जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया ना जाए। क्लियर बात? जैसे सर, जैसे भैया हमारे पेड़ होते हैं, पेड़ पे फल लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं, वो फ्रूट्स किस में है? रेस्ट में है। अब वो फ्रूट है रेस्ट में और हवा चली तो भैया जो ब्रांचेस थी, शाखाएं थी, वो हिलने लगी। अब वो ब्रांचेज हिलने लगी लेकिन फल क्या था? रेस्ट पे। तो वो बोलेगा भैया मैं तो रेस्ट पे रहूंगा, इट इज माई प्रॉपर्टी एंड दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब वो रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा और ब्रांचेज हिल रही है तो वो वहां से अलग हो जाता है और गिर जाता है। क्लियर बात? तो देखो पके हुए फलों का गिरना, यानी पके हुए फल का गिरना भी किसकी वजह से होता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। किसकी वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि देखो ब्रांचेज हिली, फ्रूट था वो मेरा रेस्ट पे था, रेस्ट पे रहना चाहेगा, अब ब्रांचेज हिल रही है तो बेचारा उससे अलग हो जाता है और गिर जाता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब ऐसे कहानी आती है कि इसकी इनर्शिया ऑफ मोशन। सर हम बस में बैठे हैं, बस में सर बस में यहाँ पे मान लो मैं खड़ा हूं, ठीक है, और ये बस शानदार मस्त आगे की तरफ जा रही थी और बस ने एकदम से सडनली ब्रेक लगा दिया। अब सर मेरी बॉडी तो किस में थी? मोशन में थी। किस में थी? मोशन में थी। अगर मेरी बॉडी किस में थी भैया? मोशन में थी, तो वो किस में रहना चाहेगी? मोशन में। क्यों? ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। अब ड्राइवर ने बस पे क्या लगा दिया? ब्रेक। अब ये बस तो रुकना चाहेगी और ये बॉडी थी मोशन में, ये आगे जाना चाहेगी। तो सर इसका मतलब इसलिए जब ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगाता है तब हम आगे जाकर गिरते हैं? बिल्कुल, ये प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया ऑफ मोशन। ये एग्जांपल है। आप जैसे स्कूल में आते हो, स्कूल बस में बैठकर ड्राइवर भैया ने एकदम से ब्रेक लगाया तो हमारी बॉडी क्या होती है? बस के साथ मोशन में। अब बस तो ब्रेक लगने की वजह से रुकना चाहेगी लेकिन हमारी बॉडी किस में थी? मोशन में। वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आगे जाना चाहेगी। क्लियर है बात? इसको बोला जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। सर इसका मतलब डायरेक्शन का एग्जांपल और बता दीजिए आप। आप देखिए भैया ऐसे ऐसे ये वाले ना, आपने कभी कभी ऐसे शानदार कट पे ना, जैसे ये शानदार कट है, आप यहां से कार लेके आ रहे हो अपनी मस्त फॉर्च्यूनर टाइप, ठीक है। अब आप क्या है, बहुत अगर स्पीड होती है ना तो आप इधर मुड़ना चाहोगे लेकिन आप क्या करोगे? ऐसे चले जाते हो। जैसे फॉर्मूला 1 वाली देखिए, रेसिंग देखिए, वो ड्राइवर ऐसे मोड़ना चाहेगा लेकिन वो ऐसे स्किड करती हुई आगे निकलती है। कारण क्या होता है? अगर जब यहां पे जो है ये वाली, अब आपने तो क्या किया, इसको टर्न कराना चाहा इधर, आपने तो क्या किया, हैंडल से टर्न कराना चाहा, और बॉडी क्या बोलेगी? भैया मैं तो इस डायरेक्शन में जा रही थी, इधर ही जाना चाहूंगी क्योंकि ये तो मेरी प्रॉपर्टी है। और कौन सी प्रॉपर्टी है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन में चेंज को बॉडी क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी, जो एकदम से चेंज लेके आया। क्योंकि इनर्शिया का मतलब ही होता है टू रेजिस्ट द चेंज, यानी चेंज को अपोज करना। अब मैं डायरेक्शन बदल रहा था तो डायरेक्शन को क्या करेगी? डायरेक्शन बदलने को क्या करेगी? अपोज। तो देखो ये इधर की तरफ जाना चाहेगी। वही एग्जांपल यहां देना सिखाया है, क्या? रिमेन्स इन सेम डायरेक्शन अंटिल एन अनबैलेंस एक्टेड अपॉन द बॉडी। कि कोई बॉडी है वो उसी डायरेक्शन को फॉलो करना चाहेगी, कब तक? जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। क्लियर बात? तो ये था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि कोई बॉडी अपने ही डायरेक्शन को फॉलो करना चाहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं वैक्यूम में कहीं ऐसे चला जाऊं, स्पेस में चला जाऊं जहां पे ग्रेविटी जीरो, और मैंने किसी बोतल को फेंक दिया तो वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स वहां पे कोई लग नहीं रहा। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाई इज इट एडवाइज टू ऑलवेज वियर ए सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। कि आप जब ड्राइविंग कर रहे हो तो भैया सीट बेल्ट आप लोगों को क्यों पहननी चाहिए? अब यार देखो, पहले तो कार में ले चलो सर, तभी तो फील आएगी। ये देखो, ये वाली कार थी।
अब क्या होता है वहन जब कार, देखो हम क्या करते हैं, गाड़ी चल रही है मस्त, गाड़ी के साथ हम भी मोशन में हैं। अब सडनली कुछ आ गया आगे और हमने लगाया ब्रेक। अब ब्रेक लगाया तो क्या था, गाड़ी तो रुक गई और बॉडी क्या बोलेगी, भैया मैं तो आगे जाना चाहूंगी। अब आगे जाएगी तो आगे गई तो क्या होगा, यहां पे आके टकरा जाएगा। ये यहां पे आके अगर मुंडी लगेगी तो क्या होगा, साफ भैया। तो सीट बेल्ट क्या करती है, ये वाली सीट बेल्ट, ये वाली जो सीट बेल्ट लगी, ये सीट बेल्ट क्या करती है, आप देखो सीट बेल्ट को करोगे ना एकदम से, आप जैसे जर्क को करती है, आप वैसे सीट बेल्ट खींचोगे आराम से लंबी खींच जाएगी। तो दिमाग में आता होगा सर ये अगर इजीली खींच रही है तो एक्सीडेंट को कैसे रोकी। अब उसी सीट बेल्ट को आप ना एकदम झटके से खींचना, वहीं अटक जाएगी। तो ये सीट बेल्ट क्या करती है, ये बॉडी जो है जब ये कार रुकेगी ना तो ये बॉडी क्या करेगी, आगे आना चाहेगी। अब आगे आना चाहेगी तो ये जो पेटी है, ये पेटी, ये कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए, ये वाली पेटी क्या करेगी, इसको रोकना चाहेगी। ये जो सुंदर सी मैडम बैठी है, मान लो ये तेज स्पीड से जा रही है, इसने ब्रेक लगाया। अब सुंदर मैडम, आपको पता है ये कैसे चलाते हैं कार, ऐसे ही मन में। स्कूटी तो आपने देखा होगा ऐसे, कहीं रोकना है तो उनको ये नहीं पता होता कि ब्रेक, उनको ऐसा लगता है कि पैरों में फ्रिक्शन है और उससे स्कूटी रुक रही है। तो ऐसे ही कार का सिस्टम है, ये मैडम चला रही होगी कार मस्त स्पीड से, एकदम से आगे कुछ आ गया होगा। वैसे तो इनकी कार के आगे कुछ नहीं आता, ये मतलब चली जाती किसी। अब एकदम से आया तो मैडम ने लगाया ब्रेक। अब ब्रेक लगाया तो कार थी मोशन में, तो बॉडी भी किस में थी, मोशन में। तो ये बॉडी क्या आगे आएगी, आगे आएगी तो भैया इस हैंडल पे जब इनकी मुंडी लगेगी ना, सर लगेगा, ये फ्लावर हो जाएगा। अब इससे बचने के लिए क्या है, ये सीट बेल्ट पहनी है, ये सीट बेल्ट क्या है, इसको आगे आने से रोकेगी, ऐसे टाइट हो जाएगी वहीं पे, तो रोक लेगी तो हमारा सर या इस पे नहीं लगेगा, तो हम मरने से बच जाएंगे। तो कहानी क्या है, व्हेन द कार स्टॉप्स एब्रप्टली ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन आवर बॉडी कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, इफ सो वी कैन कोलाइड विद द स्टीयरिंग व्हील और विंडशील्ड, और हमारा काम तमाम। ठीक है भैया। अब आते हैं एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया। मैंने एग्जाम्पल बताया भी था आपको, क्या सबसे पहले बात करें फल। ये जो पेड़ है ना, ये वाला पेड़ मैंने बताया भी था, इस पेड़ पे फल लगे हैं, इसको हम हिला रहे हैं, पेड़ को हिला रहे हैं। तो देखो ये जो फ्रूट लगे थे ना, ये फ्रूट यहां लिख लेते हैं, ये जो फ्रूट्स थे ये रेस्ट में रहना चाह रहे थे। बोला भैया हम तो अपना सो रहे हैं मस्त, यहाँ से रहेंगे, और ब्रांचेज हिल रही है, अब हिल रही है तो वहां से वो अलग हो जाते हैं। क्लियर बात। तो देखो ये क्या, द डिटैचमेंट ऑफ द फ्रूट व्हेन इट इज विग्रोसली शेकन। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कमिंग आउट द डस्ट व्हेन वी हिट द कारपेट विद द स्टिक। अब जैसे कारपेट को आप हिट करते हो स्टिक से, तो डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो क्या करेंगे, वो रेस्ट में थे वहीं रहना चाहेंगे। आपने हिट किया, पीछे मूव की वो, और पार्टिकल वहीं रह गया तो अलग हो जाती है। इसलिए डंडों से नहीं पीटते हैं, या कपड़े पे लग जाती है तो ऐसे झड़काते हैं, तो झड़कने से डस्ट हमारी दूर हो जाती है। क्लियर। वही सब एग्जाम्पल भाई फिजिक्स का, डेली लाइफ में आता है यार, फिजिक्स कोई मुश्किल थोड़ी है। अब भैया ये तो देखो, आप कभी बाइक पे ऐसे टकराओगे तो आपको फील आएगा, आप एकदम से आगे जाके गिरते हो। वो बस में भी देख सकते हो यार, बाइक की जरूर नहीं है, बस में भी गिरते हैं ना, वो वाला। ठीक है। अब आता है सर, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है। सर एक भारी आदमी है स्कूटी पे और एक हल्का आदमी है। सर हल्का आदमी तो बहुत दूर जाके गिरता है, भारी आदमी में। तो भैया जो इनर्शिया होता है ना, इनर्शिया, ये वाला इनर्शिया, ये चचा जान, ये इनर्शिया डिपेंड्स करता है किस पे, मास पे। डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करता है भैया, मास पे। किस पे डिपेंड करता है, मास पे। तो मास पे डिपेंड करता है, तो जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया भी ज्यादा। यानी इसका मास ज्यादा तो इसका मास, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो क्लियरली है मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी। इसका मतलब इनर्शिया ऑफ ए इज आल्सो ग्रेटर देन इनर्शिया ऑफ बी। इसका मतलब सर इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे। क्लियर बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब जो है हम जो मोमेंट, सेकंड लॉज ऑफ मोशन है ना, वो तो हम पढ़ेंगे किस में, लेक्चर नंबर 2 में, L2 में। लेकिन हम पढ़ेंगे यहां पे किसके बारे में, मोमेंटम के बारे में। किसके बारे में, मोमेंटम। कि मोमेंटम होता क्या है, क्लियर बात, इसकी कहानी क्या है, कहां से आया है, क्या मतलब है, क्या कहना चाहता है। अब एक बार एग्जांपल देखिए आप लोग, क्या है,
two balls of different masses traveling at the same speed collide with the stumps as shown, will they have same impact? अब देख, आप लाइफ में भी कर सकते, एक पत्थर उठाओ, दो पत्थर उठाओ, एक बहुत छोटू सा पत्थर और एक बड़ा सा पत्थर, सामने कोई गाड़ी खड़ी होगी, मस्त गाड़ी कोई, आपको जिससे आप पंगे, जो अंकल आपसे बार बार आके पूछते हैं ना कि बेटा कितने मार्क्स आए बताओ, हमारी बेटी के तो इतने आए, तुम्हारे बस इतने आए, उनकी गाड़ी पे जाओ दूर से, फिर एक छोटू सा पत्थर मारो सेम स्पीड से, और फिर उठाओ भारी पत्थर और फिर दे, क्या दोनों का इंपैक्ट सेम होगा? नहीं सर, भारी पत्थर वाला भारी नुकसान करने वाला है। इसका मतलब तो सर ये हुआ कि मोमेंटम किससे आएगा, उसमें मास का कुछ ना कुछ तो जिक्र है, तभी आपने भारी हल्का मास का जिक्र किया है। अब देखो यार क्या है, टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मास है, इन पे क्या इंपैक्ट होगा, ये तो सर क्लियरली दिख रहा है, जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा इंपैक्ट, अगर स्पीड सेम है, अगर स्पीड क्या है सेम, इफ सेम स्पीड, तो सर जिसका मास ज्यादा होगा वो पक्का इंपैक्ट ज्यादा करेगा। ठीक है सर, इसमें आगे आ जाते हैं, क्या कहानी है देख लेते हैं। देखो अब सर मोमेंटम है क्या, द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। सर मास तो हम लिख लेते हैं, मास दैट इज इक्वल टू m, और वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू v। तो सर क्या मोमेंटम इन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है? हाँ जी भाई, क्या है कहानी देखिए, द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। तो सर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, किससे P से करते हैं P से, और मास इंटू वेलोसिटी मेरे पास क्या हो गया, मोमेंटम, ये हो गया P और ये हो गया भैया P। क्लियर बात, यानी ये क्या हो गया मेरे पास, मोमेंटम। तो सर मोमेंटम को हम क्या लिखा, अभी आपने बोला कि मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, P से, P से, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सर इसका मतलब तो ये प्रोडक्ट हुआ किसका, मास और वेलोसिटी का। सर मास तो कैसी क्वांटिटी है, ये वाला मास भैया है स्केलर, ठीक है सर, बट वेलोसिटी क्या है, वेक्टर, और सर किसी भी वेक्टर में हम यानी स्केलर को मल्टीप्लाई किया है किससे, वेक्टर से, तो सर हमारे पास क्या आता है, वेक्टर, क्या आता है सर, वेक्टर। यानी सर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है भैया। मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं P से, मास इंटू वेलोसिटी। अगर मैं सुंदर तरीके से लिखूं तो P को मैं लिख सकता हूं मास इंटू वेलोसिटी। कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। कौन सा डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन। क्यों, अरे भैया मास कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, इसका मतलब जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही मेरा किसका होगा, मोमेंटम का होगा। क्लियर बात, तो हमारे पास ऐसा यूनिट आती है फिर कि भैया इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, तो सर जब आप बोल रहे हो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, इसकी क्या होती है भैया, केजी, वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। सर सीजीएस भी बता दो यार, सीजीएस की मैं बात करूंगा तो सीजीएस देखो, मास की क्या हो जाएगी सीजीएस, ग्राम, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। दिस इज द एसआई सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम, किसकी होगी भैया, मोमेंटम की। ठीक है, अब भैया मोमेंटम हमने पढ़ लिया, एसआई यूनिट पढ़ ली, सीजीएस यूनिट पढ़ ली, अब सर इसकी मेन कहानी कब पढ़ेंगे, लेक्चर 2 में। लेकिन what will happen to the momentum of the snowball as it goes down the hill? देखो इसका मतलब इस हिल से हमने एक स्नोबॉल ले ली ये वाली, और सर इसको हमने यहां से छोड़ दिया, यहां से हमने भैया इसको छोड़ दिया। अब एक बात बताओ, ये नीचे की मान लो v से 0 से था लेकिन v नीचे की तरफ आ रहा है, एक बात बताइए भैया, मोमेंटम क्या लिखा मैंने, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, तो एक बात बताइए सर, अगर ये आएगा तो g एक्सीलरेशन होता है नीचे, ठीक है, उसका एक कंपोनेंट इधर होता है, तो अगर एक्सीलरेशन है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। अब वेलोसिटी बढ़ने का मतलब तो सर मोमेंटम भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। कैसे, जब ये आ रहा होगा भाई साहब नीचे, क्यों, क्योंकि एक एक्सीलरेशन का कंपोनेंट डाउनवर्ड आ रहा होगा जो इसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहा होगा।
अब वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। तो आंसर इज मोमेंटम ऑफ द स्नोबॉल इंक्रीजेज एट इज गोज डाउन द हिल। ये जैसे जैसे नीचे जाएगी इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा। इसलिए आपने देखो पहाड़ों से जब पत्थर गिर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे होंगे, ऊपर से बिल्कुल धीरे चलते हैं, जब नीचे तक पहुंचते हैं बहुत स्पीड गेन कर लेते हैं। बाहुबली देखिए मूवी, अरे उसमें ऐसे पत्थरों को धक्का दे देते हैं, बहुत स्पीड से आते हैं, ठीक है, क्योंकि एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लग रहा होता है डाउनवर्ड, जो वेलोसिटी को बढ़ा रहा होता है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम भी बढ़ेगा प्यारे बच्चों। तो बोला सर बहुत हुआ आज की क्लास, अब हमसे इतना ही हो पाएगा। तो बच्चे आज हमने पढ़ा है फोर्स, इसके टाइप्स, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, इनर्शिया और मोमेंटम। ये इतनी कहानी बच्चे हम पढ़ चुके हैं। यानी सर नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले? नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम पढ़ने वाले हैं लॉज, सेकंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड लॉज ऑफ मोशन, फिर नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तब तक के लिए आपके मास्टर आपसे चाहता है अलविदा। आप लोग हमारे चैनल पे ऐसे जुड़े रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें और अपनी एकेडमिक को बनाए और भी स्ट्रांग। और आपने हमें इतना कीमती समय दिया, क्योंकि देखो दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमत है वो है समय की। कोई किसी को समय देना नहीं चाहता। आपने हमें इतना कीमती समय दिया ताकि हम आपको पढ़ा पाएं। उसके लिए आपका मास्टर अजय यादव आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता है। जय हिंद, जय भारत।